नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अब यूपी कोप में स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर डाली थी, थोड़ा सा टाइम का इश्यू होने की वजह से दोस्तों वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, टाइम का इश्यू रहता है, उस वजह से जल्दी वीडियो नहीं आ पाया था। अभी आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और इसकी डेट भी जल्दी आ जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी सीरीज़ में आज मैं बूलियन अलजेब्रा पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे बूलियन अलजेब्रा को कराने के लिए, तो मैंने आज बूलियन अलजेब्रा को टॉपिक को कवर किया है। और देखिए, जिन लोगों ने अभी तक पिछले कंप्यूटर सीरीज़ के वीडियोस को नहीं देखा है तो वो लोग चैनल पे जाकर के उन वीडियोस को देख लें, जिससे कि क्या है, उनका रिवीजन भी हो जाएगा और रिवीजन के साथ साथ जो है वो इनके दिमाग में क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इस टाइप का पुटअप होगा तो वो वहाँ पर क्लिक कराएंगे। और जो लोग भी टेक्निकल स्किल से रिलेटेड वीडियोस के लिए वेट कर रहे हैं तो उनको बताना चाहूँगा कि अब मैं जल्दी 1-2 दिन में वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। बस थोड़ा टाइम की वजह से नहीं कर पाया था मैं अपलोड, तो वो भी मैंने रेडी कर रखा है उसको भी, कि मोबाइल को कैसे आप खुद से घर बैठे सर्विलांस पर लगा सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी जो लोग चैनल पर नए हैं और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, उससे आपको जब भी समय मिलेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पड़ा रहेगा और फ्री टाइम में आप वो वीडियो देख लेंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। आप लोग दोस्तों इस चीज़ को माइंड मेकअप कर लीजिए और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बुलियन अलजेब्रा में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है। तो हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री, जनरेशन वगैरह को पढ़ा था। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स का हमने टॉपिक को जो है कवर किया है। अभी कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं वो मैं जो मेगा वीडियो एक क्लास बनाऊंगा उसमें अपलोड करूंगा, क्योंकि वो मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। तो आप लोग जो है बने रहिए और सारे वीडियोस को एक एक करके देखते रहिएगा। आज मैं बुलियन अलजेब्रा को कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो पूरी वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया है। सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा के मैप का, तो अभी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके साथ साथ इसमें जो न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, जो एक्सप्रेशन वगैरह को सॉल्व करने के लिए, वो भी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को क्लिक कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि एक बार में आपके दिमाग में चीज़ें जो है बेसिक से क्लियर हो जाएंगी। और जिन लोगों को अच्छे से आता है तो वो अपना एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बीच बीच में मैं पिछली वीडियो की तरह क्वेश्चंस को बताता जाऊंगा, तो कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठिए, जिससे कि उन क्वेश्चंस को आप जो है मार्क कर लें, लिख लें अपने। एक बार उन क्वेश्चंस को आप एक बार लिख लेंगे और उनका रिवीजन आप जो है एंड टाइम पे कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बोल दूंगा अभी तो आपके समझ में आ जाएंगे, लेकिन बाद में आपके माइंड से स्लिप हो जाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बूलियन अलजेब्रा की हम बात करते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा क्या है? बेसिकली एक मैथमेटिक की ब्रांच है जो बाइनरी डिजिट्स में काम करती है, या बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करती है, लॉजिक को। बाइनरी डिजिट्स में वर्क होता है 0 एंड 1 में। और ये क्यों यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज टू मिनिमाइज लॉजिक इक्वेशंस। जो हमारी लॉजिक इक्वेशंस है उसको जो है मिनिमाइज करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए कह सकते हैं, मिनिमाइज कम से कम करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। जो लॉजिक सर्किट वगैरह डिज़ाइन होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो अब बाइनरी की बात आई है तो बूलियन अलजेब्रा में हमें बाइनरी लिटरल्स पता होना चाहिए। जैसे कि जो भी वेरिएबल वगैरह है जो बाइनरी में यूज़ किए जाएंगे, तो हमें पता है कि बाइनरी में जो लिटरल्स हैं वो दो ही यूज़ किए जाते हैं, एक तरीके से 0 एंड 1। इसके अलावा और हम कोई वैल्यू को यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, जब भी 0 होगा तो उसका मतलब है कि ऑफ या फॉल्स, और 1 का मतलब है ट्रू यानी कि ऑन। तो यही एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। कई कंपटीशंस में ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बुलियन अलजेब्रा में या ट्रू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में। तो ये नोट कर लीजिए, 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। या पूछ लेगा फॉल्स को या ऑफ स्टेट को या ऑन स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक आप बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है। अभी बात करते हैं बुलियन ऑपरेशंस इन्वॉल्व
कंबाइनिंग और मैनिपुलेशन बुलियन वैल्यूज, यानी कि जो बुलियन ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं तो वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जिससे कि हम नई बुलियन वैल्यू को निकाल पाते हैं। तो बेसिक जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं बुलियन अलजेब्रा में वो एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेशन होते हैं। इन्हीं तीन ऑपरेशन के ऊपर जो है पूरा बुलियन अलजेब्रा डिपेंडेंट है। अगर ये आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन होगा तो आप एग्जाम में कर आएंगे। आपके करीब 10-12 क्वेश्चन में से आपके 8 या 9 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो आप इनको बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एंड की। हम देखिए एंड क्या है, यहाँ लिखा हुआ रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रू। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि अगर सभी उसके ऑपरेंड सभी वैल्यूज की ट्रू है, ट्रू का मतलब 1 है, तो वो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। और का मतलब रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज ट्रू, यानी कि अगर कोई एक भी उसका ऑपरेंड, कोई एक भी उसका वेरिएबल या कोई एक भी उसकी स्टेट जो ट्रू होगी तभी इसमें जो है ट्रू आएगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंड कंडीशन जहां लगती है वहां पर दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए तभी वो हमारी कंडीशन ट्रू मानी जाती है। और में हमेशा कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो वो हमारी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। कोई भी दो में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू मानी जाएगी। एंड में दोनों ट्रू होनी चाहिए। अभी नॉट, नॉट क्या है, इनवर्ट्स द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड, यानी कि जो भी वैल्यू होगी ऑपरेंड की ये उसको इन्वर्ट कर देगा। इट मींस अगर वो वैल्यू 0 है तो उसको 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। अगर वो वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ये हमारा नॉट का है बेसिक सा फंडा। अभी ऑपरेशन देखिए तो ये सभी को ही वैसे पता होगा कि नॉट ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, और इनके कौन कौन से सिंबल्स हैं ये मैंने बताए हैं कि ये सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे नॉट ऑपरेशन में हम टिल्ड साइन को यूज कर लेते हैं या बार को, या अपोस्ट्रोफी भी यूज हो जाता है। और एंड ऑपरेशन में जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं उसको मैं डॉट या एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। और ये डिसजंक्शन और ऑपरेशन जिसे बोलते हैं इसमें प्लस और ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। तो ये बेसिक ऑपरेशंस है। अभी इनके बारे में एक एक करके समझते हैं कि कैसे काम करते हैं, कैसे एंड वर्क करता है, कैसे और वर्क करता है, कैसे नॉट वर्क करता है। तो देखिए सबसे पहले नॉट को समझते हैं कि नॉट को मैंने बताया है कि जो भी वैल्यू आती है उसको वो इन्वर्ट कर देता है, इसका काम ये है। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रूथ टेबल दे रखी है कि अगर वैल्यू हमने 0 दी है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, 0 है तो 1 आएगा, 1 दिया है तो 0 आएगा। तो ये हमारा नॉट ऑपरेशन हो गया। इस तरीके से आगे हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर की, जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि मैंने बताया दोनों वैल्यू जो है जब भी हमारी ट्रू होंगी, जब हमारे दोनों ऑपरेंड होंगे वो ट्रू होंगे, दोनों की इनपुट की वैल्यू जब 1 होगी, ट्रू होगी, तभी इसमें आउटपुट जो है 1 आएगा। बड़ी सिंपल भाषा में समझ लीजिए, एंड का मतलब इनटू, मल्टीप्लाई का यूज होता है। मैंने आपको जो है पिछली वीडियोस में बाइनरी ऑपरेशंस बताए थे, वहां पर मैंने एंड का बताया था, मल्टीप्लाई, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बताया था और बाइनरी एडिशन बताया था कि 0 और 0, यानी कि अगर देखिए दो इनपुट है, इनपुट ए और बी, और दोनों अगर 0 0 है तो 0 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 0 मिलता है। यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जब हमारा एंड ऑपरेशन होगा, एंड ऑपरेटर लगा होगा, जब हमारा ट्रू आएगा, जब हमारे दोनों ही इनपुट ट्रू होंगे। क्वेश्चन बहुत आ जाता है यहाँ से दोस्तों कि पूछ लेता है कि विच ऑपरेटर या विच गेट, विच ऑपरेटर विच इन विच कंडीशन। तो वही आंसर हमारा ये हो जाएगा कि व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स और बोथ द इनपुट्स आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। तो ये समझ लीजिए अच्छे से, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। बाइनरी ऑपरेशन जिसको आता है एंड का वो बड़े आराम से इसको समझ जाएगा। अभी आगे बात करते हैं हम लोग और ऑपरेटर की। तो और में क्या है, मैंने बताया कोई भी ऑपरेटर, यानी कि देखिए हमारे पास अगर दो इनपुट है और दोनों की वैल्यू, अगर कोई भी एक की वैल्यू 1 है तो हमारा आउटपुट जो है 1 आएगा। यानी कि दोनों में से कोई भी वैल्यू 1 हो या दोनों की वैल्यू 1 हो तो हमारा आउटपुट हमेशा 1 आएगा। और में जो क्वेश्चन बनता है वो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें इतना बेसिक का आता नहीं है, लेकिन ये आपको बेसिक पता होगा तभी आप जो है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए टेबल। अभी ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये
00 01 10 11, ये कैसे चार दो इनपुट दिए हैं तो इसके चार कैसे इनपुट आ रहे हैं। तो देखिए ये समझ लीजिए जितने भी इनपुट होते हैं 2 की पावर n उतने ही उसके डिजायर्ड इनपुट्स बनते हैं, डिजायर्ड वैल्यूज आएंगी निकल के। जैसे अगर हमारे इनपुट 2 है तो 2 की पावर 2 4, अगर 3 होते तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो यहाँ पर हमारी 8 वैल्यूज होती टोटल। तो अभी ये समझ में आ गया, दो इनपुट है ए और बी, और दोनों में अगर वैल्यू कोई भी एक की 1 या दोनों की 1 होगी तो हमारा 1 आएगा और ऑपरेटर में। अभी आगे हम बढ़ते हैं बुलियन लॉज की। देखिए बुलियन लॉज में से 100% क्वेश्चन आता है। ये 8-9 लॉज है और इन लॉज को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल इनको प्रैक्टिस कीजिए बार बार लिख लिख करके। बहुत ही इजी लॉ है और इजीली आपके इसमें एक दो क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन मान लीजिए, कम से कम 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो लॉज का ही बन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने के लिए दे देगा कि कौन सा लॉ इसमें लगेगा, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये आप अच्छे समझ लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए इसमें क्या है कि ऑपरेंड्स इन एन एंड और ऑपरेशन डज नॉट चेंज द रिजल्ट, यानी कि चाहे वो एंड ऑपरेशन हो या और ऑपरेशन हो, अगर उनके ऑपरेंड्स का ऑर्डर बदल दें, ऑर्डर का मतलब उनका आगे पीछे कर दें, तो उससे रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कि एंड में ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है और 2 इंटू 3 करेंगे तब भी 6 आएगा और 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। और ऐसे ही और के लिए अगर मान लीजिए ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है तो 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आएगा, और चाहे हम 3 प्लस 2 करें तब भी 5 आएगा। तो इनके ऑर्डर को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, ये कम्यूटेटिव लॉ बोलता है। तो इसको समझ लीजिए हिंदी भाषा में एकदम, कम्यूटेटिव लॉ की ऑपरेंड्स का ऑर्डर बदल जाए, चाहे ए प्लस बी हो चाहे बी प्लस ए हो, रिजल्ट हमेशा सेम आना है। अभी बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ, द ग्रुपिंग ऑफ ऑपरेंड्स इन एंड और ऑपरेशन डज नॉट अफेक्ट द आउटकम, कि अगर ग्रुपिंग में अगर ऑपरेंड्स है हमारे तो और उनको ग्रुप के ऑपरेंड्स को हम आगे पीछे करें तब भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ग्रुप में वहां ऊपर 2 थे कम्यूटेटिव में, अभी यहाँ मैं बोलता हूँ ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि ए डॉट बी एक ग्रुप में है और डॉट उसका मल्टीप्लाई मैं सी से कर दूंगा, और उसके बाद फिर मैं बी और डॉट सी को अगर एक ग्रुप में रख दूं और फिर ए से मल्टीप्लाई करूं तो भी हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल में बताया था, यहीं पे मैं बताऊंगा कि ए की वैल्यू 2 मान लीजिए, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। तो देखिए ए इंटू बी यानी 2 इंटू 3 6 हो गया, और सी की वैल्यू 4 है तो 6 इंटू 4 24। अभी इसी को मैं अगर पलट के कर दूं ए डॉट बी डॉट सी, यानी बी की वैल्यू 3 थी, सी की वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया हमारा 12, एंड 12 इंटू 2 यानी ए की वैल्यू 2 है तो 12 इंटू 2 24। तो हमारा आंसर जो है उतना ही आना है। ये एसोसिएटिव लॉ हो गया, यानी कि ग्रुपिंग में अगर भी हम देखें उसको चेंज करेंगे तब भी हमारी वैल्यू वही आएगी। सेम एंड और ऑपरेटर में भी सेम ऐसे ही है, ए प्लस बी ग्रुप में है उसमें प्लस सी करें चाहे ए प्लस बी प्लस सी करें। तो अभी आगे समझते हैं, ये बहुत ही इजी लॉ है दोनों, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि नाम है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में क्या होता है कि जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, जो फॉर्मूले हम लोग बुलियन मैथ्स में पढ़ते थे, ए प्लस बी और फिर ब्रैकेट में सी प्लस डी, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम यहाँ भी है, एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो देखिए ए इंटू ए डॉट बी प्लस सी, तो क्या आएगा डॉट ऑपरेटर के साथ ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके भाई, जो बीच में ऑपरेटर है बी प्लस सी में, वो इन दोनों के मल्टीपल का प्लस हो जाएगा। बहुत ही इजी लॉ है दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे आपको भी बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे ही सेम और में ए प्लस बी डॉट सी है तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये लॉ बहुत आते हैं, क्वेश्चन बहुत आते हैं इनमें से क्वेश्चन। अगर आपको ये लॉ पता होंगे तो आप आगे भी एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। आइडेंटिटी लॉ, any variable ended with 1 remains unchanged and any variable odd with 0 remains unchanged। मतलब आइडेंटिटी लॉ क्या कह रहा है दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और उसमें हम एंडेड यानी कि
वन से हम उसमें एंड कर दें, उसमें हम वन की वैल्यू को अगर जोड़ दें, जोड़ने का मतलब है वन की वैल्यू एंड ऑपरेटर के साथ उसमें हम इनपुट दें, तो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वही आएगी। यानी ए डॉट वन करेंगे तो हमेशा हमारे जो ए की वैल्यू है वही वैल्यू आएगी। ऐसे ही अगर हम उसमें जीरो को प्लस कर दें और ऑपरेटर के साथ डाल दें जीरो को, तब भी हमारी वैल्यू जो है हमेशा वही वेरिएबल की वैल्यू आएगी। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए और ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी लॉ अभी समझते हैं। आइडेम्पोटेंटेंट लॉ, तो देखिए ये क्या लॉ बोलता है हमारा, ए वेरिएबल एंडेड और ऑर्ड विद इटसेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि अगर कोई वेरिएबल है और वो अपने ही एक इनपुट के साथ अगर एंड किया जाता है या और ऑपरेटर लगाया जाता है, तब भी उसकी वैल्यू जो है सेम रहेगी। यानी कि अगर ए की वैल्यू वन है और उसे फिर से हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं या उसे फिर से हम इनपुट एंड ऑपरेटर से दे दें ए का, तो वैल्यू ए ही आएगी। ऐसे ही और में इसके बाद समझते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या है, ए वेरिएबल एंडेड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज जीरो एंड ए वेरिएबल ऑड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज ट्रू। देखिए बाइनरी ऑपरेशन जो शुरू में बताए थे वो बहुत ज़रूरी थे आने, उनके बिना आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर जिसको नहीं पता है वो ऑपरेशन सीख ले पहले से अच्छे से जाके। अभी ये बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट में कि अगर हमारा वेरिएबल है और उसके हम कॉम्प्लीमेंट से एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा वैल्यू ज़ीरो आएगी। और अगर हम उस ऑपरेटर का कॉम्प्लीमेंट में और ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो वैल्यू हमेशा वन आएगी। तो सीधा सा फंडा है, अगर ए की वैल्यू वन है और मैं ए का कॉम्प्लीमेंट करके उसे एंड ऑपरेटर लगाता हूँ तो वन से वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और जब भी ज़ीरो का मल्टीप्लाई हम वन से करेंगे तो ज़ीरो आता है। ऐसे ही और ऑपरेटर में अगर वैल्यू हमारी ए की चाहे ज़ीरो हो या वन हो, अगर हम उसमें उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड करेंगे तो वैल्यू हमेशा वन ही आनी है। इसे आप लोग वैल्यूज को इनपुट करके देख लीजिएगा तो ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेंगी चीज़ें। अभी बात करते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ की। ए वेरिएबल कंबाइंड विद डिसजंक्शन और इटसेल्फ एंड अनदर वेरिएबल रिजल्ट इन द ओरिजिनल वेरिएबल। अब ये बोल रहा है एब्जॉर्प्शन मतलब कि एब्जॉर्ब हो जाना, कि वैल्यू कहीं बीच में है वेरिएबल की, एब्जॉर्प्शन जैसे कि नाम से है। तो क्या होगा, देखिए कि बोल रहा है कि अगर हम और ऑपरेटर को उसी वेरिएबल में यूज़ करते हैं किसी और वेरिएबल के साथ भी, तो वो क्या होगी, हमारी वैल्यू जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, या a डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए आएगी। कैसे, देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि a और b दो वैल्यूज़ हैं, इनमें आप इनपुट्स को पुट कर लीजिए। जीरो और वन, जीरो जीरो इनपुट आप देके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू जीरो मान लीजिए, बी की वैल्यू वन मान लीजिए, तो हमारा क्या इनपुट आ रहा है क्या आउटपुट आ रहा है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आएगा। अभी बात करते हैं डबल नेगेशन लॉ। ये क्या होता है डबल नेगेशन, तो जो भी हमने नॉट ऑपरेटर पढ़ा था, नेगेशन लॉ, नेगेशन ऑपरेटर पढ़ा था कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कह रहा है कि डबल नेगेशन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल की। अगर किसी वेरिएबल का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। जैसे अगर मान लीजिए ए की वैल्यू यहाँ पर वन है, तो वन का कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले किया तो क्या आया ज़ीरो, और ज़ीरो का फिर से मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो क्या आएगा वन, यानी कि ए की वैल्यू जो वन थी वही आ गई। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ बहुत आता है एकदम, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में मार्क कर लीजिए, एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए। डिमॉर्गन्स लॉ, कि डिमॉर्गन्स लॉ के बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं और ये डायरेक्टली लॉ ही पूछा जाता है कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा किसके, उनके सम के कॉम्प्लीमेंट के, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो सम का कॉम्प्लीमेंट होगा वो उनके प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। यानी कि ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। अगर ए प्लस बी
का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। बहुत आता है ये लॉ, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए बिल्कुल वैल्यूज को पुट करके देखेंगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, तो दिमाग में आपके क्लियर हो जाएंगी। वैल्यूज को पुट करके देखिए हमेशा। अभी हमारे ये लॉज हमने देख लिए, अभी हम बात करते हैं आगे लॉजिक गेट्स की। गेट्स में से क्वेश्चन आता है दोस्तों, पूछ लेता है, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं गेट्स के। तो लॉजिक गेट्स आर द फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट इम्प्लीमेंट बुलियन अलजेब्रा परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन ऑन बाइनरी इनपुट्स। लॉजिक गेट्स क्या है दोस्तों कि फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो हमारी बुलियन अलजेब्रा को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो बाइनरी ऑपरेशन हमारे यूज होते हैं 0 और 1 की वैल्यूज को, उनको हम लॉजिक गेट्स की मदद से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जो हमारे कॉमन लॉजिक गेट्स हैं वो एंड और नॉट, नेंड, नॉर, एक्सॉर एंड एक्सनॉर, ये हमारे कॉमन बेसिक गेट्स हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये गेट्स का क्या यूज है, इनकी क्या ट्रुथ टेबल होती है, कैसे काम करते हैं। मैं भी अब बारी बारी से सभी को बताऊंगा आपको सभी के बारे में, तो आप लोग ध्यान से समझिए इनको। तो वैसे कि आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन अपना रिवीजन करते जाइए। अभी बात करते हैं एंड गेट की। तो देखिए एंड गेट इज ए फंडामेंटल लॉजिक गेट दैट परफॉर्म्स द लॉजिकल एंड ऑपरेशन। सिंपल सा है, जो एंड ऑपरेशन का काम था वही एंड गेट परफॉर्म करता है। एंड गेट का सिंबल आपके सामने है, ग्राफिकल सिंबल। ये एंड गेट होता है, दो इनपुट जाते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए सेम जो एंड ऑपरेटर काम कर रहा था, एंड ऑपरेशन हो रहा था, वही इस गेट का काम है। क्वेश्चन यहाँ यही बनेगा कि अगर एंड ऑपरेशन से हमने दोनों इनपुट को ट्रू भेजा है तो आउटपुट क्या मिलेगा। तो इसमें हमेशा आउटपुट ट्रू ही मिलेगा जब दोनों इनपुट हमारे ट्रू होंगे। हिंदी में समझिए तो एकदम क्लियर हो जाएगा, बेसिक भाषा में। अगर कोई भी एक इनपुट इसमें अगर हमारा 0 होगा तो आउटपुट हमेशा हमारा एंड गेट का 0 ही आएगा। अभी आगे बात करते हैं और गेट। तो और गेट में क्या होता है, जहां पर और ऑपरेशन परफॉर्म हो। और ऑपरेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर हमारा कोई भी एक इनपुट 1 हो या दोनों 1 हो तो हमारा रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। सेम यहाँ पर भी और गेट में यही होता है। और गेट का सिंबल देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंबल भी पूछ लेता है कि ये कौन सा गेट है। अभी आगे हम बात करेंगे नॉट गेट की। तो नॉट ऑपरेशन जो हमारा हो रहा था वही सेम यहाँ पर है। नॉट सिंबल को पहचान लीजिए किस तरीके से नॉट सिंबल होता है। यहाँ पर हमारा कोई भी इनपुट जाएगा उसका इन्वर्स हो जाएगा। 0 गया तो 1 हो जाएगा, 1 गया तो 0, यानी ट्रू गया तो फॉल्स, फॉल्स गया तो ट्रू। नॉट का बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला दोस्तों, ट्रू और फॉल्स में, कि अगर इनपुट ट्रू है तो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो क्या आएगा, तो ट्रू का फॉल्स आएगा। अभी आगे हम बात करेंगे नैंड गेट की। अभी देखिए नैंड गेट और नॉर गेट ये बहुत आते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन बहुत आता है, पूछ लेता है। इसको समझने के लिए सिंपल सा फंडा है, हमको पहले एंड गेट समझना पड़ेगा। एंड गेट समझने के लिए एंड ऑपरेशन आना चाहिए हमको। एंड ऑपरेशन आने से पहले हमको बाइनरी ऑपरेशन आने चाहिए। अगर बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये आता है तो ये सब समझ में आता जाएगा। अब नैंड गेट क्या है कि देखिए नैंड गेट होता है एंड गेट इज फॉलोड बाय द नॉट गेट। एंड गेट में जब भी हम नॉट गेट लगा देंगे तो वो हमेशा नैंड गेट बन जाएगा। इनको अलग अलग करके समझिए, आगे एंड लगा हुआ है, पीछे एंड है, यानी कि नैंड गेट एंड गेट बन रहा है और एंड गेट में हम एन को जोड़ देंगे तो एन लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया तो ये बन गया नैंड गेट। इसमें क्या है देखिए, इसमें जब भी हमारे आउटपुट हाई कब आएगा, जब भी हमारा कोई भी एक इनपुट 0 होगा या फिर हमारे दोनों इनपुट 0 होंगे, लो होंगे, तभी हमारा आउटपुट जो है हाई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए आपको पता है एंड गेट में क्या होता था, एंड गेट में ये होता था कि हमारे जो इनपुट है अगर हाई आएंगे दोनों तभी हमारा आउटपुट हाई आता था। अब उसी एंड गेट में अगर हमने नॉट गेट लगा दिया तो वो जो हाई आ रहा था इनपुट वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। यानी कि
जो भी हमारा अगर इनपुट इसमें लो जाएगा या दोनों इनपुट लो होंगे तो हमारा आउटपुट हमेशा हाई आएगा। नैंड गेट में यही से क्वेश्चन बनता है कि कब नैंड गेट का आउटपुट जो है हाई आएगा। तो ये बेसिक आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए, कंसेप्ट में क्लियर करा रहा हूँ इसीलिए, तो अपना कंसेप्ट क्लियर करके चलिए। नॉर गेट, अब नॉर गेट की बात समझते हैं। तो नॉर जैसे कि लिखा है यानी कि और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। अब और गेट है तो और गेट में भैया नॉट गेट लगा दो, तो नॉट गेट लगा देंगे तो वैसे ही हमारा नॉर गेट बन जाएगा। तो नॉर गेट में क्या है कि नॉर गेट में क्या है, जब भी हमारा इनपुट जो है दोनों इनपुट हमारे लो होंगे सिर्फ तभी हमारा आउटपुट हाई आएगा। अगर कोई भी एक इनपुट हमारा हाई है या दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट हमेशा हमारा जो है लो आएगा। कैसे, देखिए और गेट का क्या काम था कि हमारा कोई सा भी इनपुट चाहे हम 0 दे दें या 1 दे दें, अगर एक भी इनपुट हमारा 1 है तो आउटपुट 1 मिलता था। तो अब यहाँ पर क्या है, जब वो 1 मिल रहा है और आगे हम नॉट गेट लगा दे रहे हैं यानी कि उसको हम इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, उसको हम बदल दे रहे हैं नॉट गेट से, भाई नॉट गेट लगा के इन्वर्ट कर दे रहे हैं तो 1 का वो 0 हो जाएगा। इसीलिए तो इसीलिए क्या है कि जब दोनों इनपुट हमारे 0 होंगे, जब दोनों 0 होंगे तभी इसमें सिर्फ जो है आउटपुट जो है हाई आएगा। नॉर गेट और नैंड गेट दोनों में से यहीं से क्वेश्चन बनता है और यहीं से आता है। तो अभी यहीं पे एक क्वेश्चन हो रहा है, बताइएगा कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं। ये कमेंट में बताइएगा यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। अभी बात करते हैं एक्सॉर गेट की। अभी एक्सनॉर गेट पता है और एक्सॉर गेट ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए एक्सॉर गेट को ईओर गेट या एक्सॉर गेट प्रोनाउंस कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है, डिजिटल लॉजिक गेट दैट गिव्स अ ट्रू यानी कि हाई आउटपुट व्हेन द नंबर ऑफ ट्रू इनपुट इज ऑड। जब ट्रू इनपुट्स हमारे जो है देखिए ऑड होंगे, यानी कि ऑड का मतलब अल्टरनेट होंगे, यानी कि एक इनपुट 0 है एक 1 है या एक इनपुट 1 है एक 0 है, तभी हमारा जो इसका आउटपुट आएगा वो हाई आएगा। अब एक्सॉर को भैया समझने के लिए मैंने सर्किट डायग्राम आपको दिखा रखा है पूरा, किस तरीके से एक्सॉर गेट बनता है। ये एक्सॉर गेट का सिंबल है, ये आप लोग एकदम याद कर लीजिए, इसको बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये इसका ए प्लस सर्किल में जो लिखा हुआ है ए एक्सॉर बी पढ़ा जाता है। तो ए एक्सॉर बी का जो निकल के आता है हमारा वो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये इसका आउटपुट निकल के आता है हमेशा। ये सर्किट डायग्राम इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इनपुट को एक एक करके डाल करके सर्किट डायग्राम में समझ लीजिएगा कि 0 को हम पास करेंगे फिर हम बी को पास करेंगे और नॉट गेट में आ गया तो बी की वैल्यू 0 थी तो यहाँ 1 हो जाएगी। फिर एंड लगा हुआ है, जब एंड लगेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमें निकल कर आया वो हमारा किस में जा रहा है, ये वो हमारा और ऑपरेटर में जा रहा है। ऐसे ही नीचे हमारा है कि भाई जो नॉट गेट में गया ए और फिर जो है बी हमारा गया, अब इनका भी जो है किस में जा रहे हैं और गेट में, तो लास्ट में चल के इनका एडिशन हो जाएगा। तो जब भी हमारा कोई भी इनपुट 1 होगा दोनों में से यानी ऑड इनपुट्स होंगे 0 1 या 1 0, तभी आउटपुट हमारा 1 आएगा। ये एक्सॉर गेट है। अभी बात करते हैं हम अपना एक्स नॉर गेट के बारे में। तो देखिए इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस गेट, ये यहीं पे एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कि इक्विवेलेंस गेट को किसे बोला जाता है। तो एक्स नॉर गेट को इक्विवेलेंस गेट बोला जाता है। अब देखिए इस गेट में क्या है, आउटपुट 1 इफ बोथ इनपुट्स आर द सेम, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट हमारा 1 आएगा, यानी कि या तो बोथ 0 है या दोनों के दोनों हमारे इनपुट 1 है, ठीक है। अदरवाइज एक्टिंग एज द लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एग्स और गेट, यानी कि जो हमारा एग्स और गेट था उसका कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ये यूज किया जाएगा, मतलब उसके तरीके से कॉम्प्लीमेंट के तरीके से उसकी वैल्यू जो है इसकी निकल करके आएगी। जैसे कि देखिए अगर हमारे दोनों इनपुट सेम है यानी कि चाहे तो वो दोनों 0 हो या दोनों 1 हो तभी हमारा आउटपुट जो है 1 आएगा। तो एग्स इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ये इसका सिंबल बना हुआ है और इसको कैसे किया जाता है, जो ए एक्सॉर बी था उसका कॉम्प्लीमेंट हम कर देंगे
तो वो हमारा एग्ज नॉर हो गया। देखिए बीच में इसमें एल लगा हुआ है, वहां एग्ज और था, यहाँ पर एग्ज नॉर है, यानी कि जो एग्ज और गेट था उसका हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं उस रिजल्ट का, तो हमारा कौन सा गेट बन जाएगा, एग्ज नॉर गेट बन जाएगा। आप लोग इसको दोस्तों स्लो कर करके देख लीजिए, बार बार रोक रोक के बीच में वीडियो को, और प्रैक्टिस करते जाइए साथ के साथ, और अच्छे से बुलियन अलजेब्रा को करके जाइए। 2-4 बार आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे तो आपके समझ में इजीली आ जाएंगे। बहुत आसान है, कोई टिपिकल नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप क्लियर करते जाइए तो आपके दिमाग में ये चीज़ें सब बैठती जाएंगी। अभी बात करते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। एसओपी एंड पीओएस से भी क्वेश्चन आ जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये देखिए कैनोनिकल फॉर्म्स होती है यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस आइदर एज ए सम ऑफ मिनटर्म्स, एसओपी यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। तो एसओपी में से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, कब ये पूछ लेता है कि मिन टर्म्स और मैन टर्म मैक्स टर्म। तो देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, एक एक इसकी डिफाइन कर देता हूँ और आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 तरीके की कैनोनिकल फॉर्म्स होती है, एसओपी एंड पीओएस, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सम ऑफ मिन टर्म्स, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो सम ऑफ प्रोडक्ट को हम एसओपी को समझते हैं दोस्तों, जिसको बोला जाता है मिन टर्म्स। ए बूलियन फंक्शन इन एसओपी फॉर्म इज एक्सप्रेस्ड एज द लॉजिकल और ऑफ मल्टीपल लॉजिकल एंड टर्म्स। ठीक है, यानी कि जो और ऑपरेटर के साथ यानी प्लस के साथ सम होता है, जिन वेरिएबल्स का आपस में मल्टीपल होता है, यानी कि एंड ऑपरेटर के साथ। ईच एंड टर्म इज ए मिन टर्म विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स। ठीक है, आइदर इन देयर ट्रू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, यानी कि प्रत्येक एंड टर्म मतलब प्रत्येक मिन टर्म यानी प्रत्येक वेरिएबल मौजूद हो उस एंड ऑपरेशन में, चाहे वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो या उसकी ट्रू वैल्यू हो। जैसे कि नीचे जो मैंने f इक्वल टू आपको एक्सप्रेशन दिखाई है, इसमें 3 वेरिएबल है ए बी सी। तो देखिए हर एक में ए बी सी ए बी सी ए बी सी है। क्यों क्यों और हर एक में ए बी सी का चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो या उसकी ओरिजिनल वैल्यू हो, तो यही कहलाता है हमारा एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट हो रहा है एबीसी का उन सभी का आपस में सम, इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। मेन टर्म एवेल्युएट्स टू 1 फॉर ओनली 1 स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वैल्यूज। मेन टर्म क्या 1 के लिए एवेल्युएट किया जाता है। टू फाइंड द एसओपी कॉनिकल फॉर्म, identify all minterms that result in a 1 output in the truth table and take the OR of those minterms। यानी कि जब हमारा रिजल्ट जो है हमारा प्रत्येक मिनटर्म का रिजल्ट जो है 1 आएगा, जो हम ट्रुथ टेबल से चेक कर सकते हैं, तो वो हमारी एसओपी फॉर्म को बताएगा, यानी कि एसओपी फॉर्म निकल करके आएगी हमारी। जैसे कि ये नीचे मैंने एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें तीनों वेरिएबल्स को यूज किया गया है, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 निकल के आएगी जब हम इन सभी को ट्रुथ टेबल में इनपुट को देखेंगे। ये मैं आगे आपको और विस्तार से समझाऊंगा, जब एक्सप्रेशन को सॉल्व कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगी। आप बस अपना अभी दिमाग में बेसिक सा ये समझ लीजिए रूल। एसओपी का मतलब हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लाई होगा, और वो मल्टीप्लाई जो है और ऑपरेटर से जुड़े हुए होंगे, यानी प्लस का ऑपरेटर लगा होगा। सिंपल भाषा में बस इतना याद रखिए आप। और एसओपी हमेशा मिन टर्म्स जो निकल के आता है वो एसओपी से निकल के आता है। अभी बात करते हैं पीओएस फॉर्म की, प्रोडक्ट ऑफ सम की। यहाँ मैक्स टर्म की बात करेंगे, और मैक्स टर्म क्या है, 0 से एवेल्युएट किया जाता है हमेशा। ये उसका अपोजिट है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम्स, यानी कि जो सम्स होगा, यानी कि जो a प्लस बी, यहाँ देखिए a प्लस बी डॉट सी प्लस डी, समझ रहे हैं, a प्लस बी डॉट सी प्लस डी, यानी कि जो सम हो रहे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि ईच और टर्म इज मैक्स टर्म विच इज सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स आइदर इन देयर ट्रू और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, तो चाहे वो अपनी ट्रू फॉर्म में हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो, तो वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाता है, मैक्स टर्म कहलाता है।
तो ये सिंपल भाषा में समझ लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, जहां पर वेरिएबल्स का सम होगा और उनका आपस में प्रोडक्ट कर देंगे तो पीओएस बन जाएगा, मैक्स टर्म निकल आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपको कि बताइए प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म क्या होता है, तो पीओएस होता है। मिन टर्म क्या होता है, वो एसओपीज होती है। ठीक है, अभी यहीं पे आगे मैं एक और बात बता देता हूँ आपको इसी में कि स्टैंडर्ड पीओएस और स्टैंडर्ड एसओपीज फॉर्म क्या होती है। तो अभी जो मैं बता रहा था आपको कि प्रत्येक वेरिएबल उसमें मौजूद होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, यानी कि अगर देखिए 3 वेरिएबल है और तीनों वेरिएबल प्रोडक्ट्स में ये अवेलेबल है, तो इसका मतलब इनके टर्म में अवेलेबल है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म कहलाती है। भाई इनका देखिए आपस में इनटू हो रहा है और तीनों वेरिएबल मौजूद है, हर टर्म में तीनों वेरिएबल मौजूद है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म कहलाएगी। जितने वेरिएबल हमारे दे रखे हैं अगर वो सारे एक टर्म में मौजूद है तो पीओएस फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। ऐसे ही इसका अपोजिट हो जाता है एसओपी फॉर्म में, कि जहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स हो रहा होगा और उनका सम कर देंगे और तीनों वेरिएबल मौजूद है या 3 या 2 वेरिएबल जो भी है मौजूद है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। जैसे नीचे एग्जांपल में मैंने दिखा रखा है कि ए बी सी 3 वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट में देखिए तीनों मौजूद है, फिर उनका सम हो रहा है आपस में, चाहे वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो या वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो। तो यहाँ तक आपने देखिए एसओपी पढ़ लिया कि एसओपी फॉर्म क्या होती है, पीओएस फॉर्म क्या होती है। आपने ये समझ लिया गेट कौन कौन से होते हैं, लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं, यूनिवर्सल गेट हमारे कौन से, कमेंट में बताना है आपको। एक्स और एक्स नॉर गेट आपने पढ़ लिया। अभी हमें इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि देखिए के मैप क्या होता है, के मैप से कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, मिन टर्म मैक्स टर्म को कैसे निकालेंगे, हाफ एडर फुल एडर क्या होता है, सबट्रैक्टर क्या होता है, और भी 2-3 पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अपनी दोस्तों तैयारी को अच्छे से करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्जाम जल्दी आने वाला है, बिल्कुल अब आपके पास समय नहीं है, और बिल्कुल अपना आप डीप डाइव कीजिए, जितनी मेहनत कर पाए, जितना आप टाइम दे पाए। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं आपके कंप्यूटर सेक्शन के, काफ़ी बड़ा सेक्शन आता है कंप्यूटर का। तो अपना जो है एकदम पूरी मेहनत कीजिए रिटर्न निकालने के लिए। रिटर्न निकल गया तो आप समझ लीजिए टाइपिंग तो आप निकाल ही देंगे, ये 100% तय है। अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई आ गया और आपका अच्छा मेरिट बन गया तो आप टाइपिंग सीख जाएंगे। टाइपिंग में आपको ट्रिक बता दूंगा, तो आप जो है बहुत जल्दी टाइपिंग सीखेंगे। कैसे आप 10-15 दिन में टाइपिंग एकदम बढ़िया करने लग जाएंगे, मैं आपको समझा दूंगा। आप बस अपना पहले इस पर फोकस कीजिए कि आपको कैसे भी करके अपनी जो है अच्छे से इस पेपर को क्वालिफाई करना है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।